हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 2 से 8 जुलाई 2023 तक के। और इसमें पिछले एक सप्ताह के तमाम जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उसको संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। और हाँ, ये हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देखना ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है उसका लिंक। 600 क्वेश्चन है इस साल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट जो चल रहा है उसके मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुके हैं। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो ऐप पर जाइए और उसमें शामिल हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कैसी तैयारी है आपकी। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। तो इसमें अधिकतम कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है? आंसर होगा इसका 250 करोड़ रुपए। ठीक है, 250 करोड़ रुपए अधिकतम किसी कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर उसने डेटा को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है, कोई गड़बड़ी की है तो। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई को इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। और जो अगला संसद में मानसून सत्र होने वाला है उसमें इसको पेश किया जाएगा। 20 जुलाई से ये मानसून सत्र होने वाला है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे लोगों को ये जब कानून बन जाएगा, संसद में पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद लोगों को पर्सनल डेटा के प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर का अजित पवार। तो अब महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। एक तो अजित पवार हैं और उससे पहले से थे देवेंद्र फडणवीस। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया? ऐसे कौन सा कोर्ट है? आंसर होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। क्या है? अस्थाई मध्यस्थता अदालत इसको कहेंगे हम। ठीक है, ये द हेग में है, नीदरलैंड में ये अदालत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, अस्थाई मध्यस्थता अदालत यानी पीसीए ने पाकिस्तान की अपील पर किन भारतीय प्रोजेक्ट पर सिंधु जल संधि से संबंधित सुनवाई करने का फैसला सुनाया जिसे भारत ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी किशन गंगा और रतले पन बिजली परियोजना। इन दोनों जो परियोजना है उस पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान पहुंचा था कि सुनवाई हो पीसीए में यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, लेकिन इंडिया ने उसके फैसले को यानी पीसीए के फैसले को खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये मैप है और तमाम नदियां भारत की हैं और यहीं पर ये सिंधु जल संधि से रिलेटेड जो तमाम नदियां हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैं चूँकि वीकली करंट अफेयर्स है तो संक्षेप में बताता हूँ, फटाफट हो जाए। और डिटेल में मैप के साथ, एनिमेशन के साथ सब डेली के जो करंट अफेयर्स वीडियो है उसमें रहता है। तो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? आंसर का पीएम प्रसाद। ठीक है, इससे पहले वो कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड उसके सीएमडी थे, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ठीक है, कोल इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत। क्या नाम है? ब्रजेंद्र नवनीत। ये जून 2020 में बने थे वहाँ भारत की ओर से राजदूत। अब उनका फिर से कार्यकाल जो है ना एक बार बढ़ा दिया गया है 9 महीने तक के लिए। दरअसल अगले साल जो है ना विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय मीटिंग होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए इनको कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन दिया गया है। अब इकोनॉमिक गतिविधि से रिलेटेड क्वेश्चन, रूस ने भारत को रुपए और दिरहम की जगह किस मुद्रा में क्रूड ऑयल खरीदने को मजबूर कर दिया, यानी पेमेंट करने को? आंसर का युआन। युआन जो है ना वो चाइनीज़ मुद्रा है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये युआन में पेमेंट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है जिसने पेमेंट किया है, पहली भारतीय रिफाइनरी कंपनी बनी है।
ठीक है। तो दरअसल हुआ यह है कि यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर डॉलर की कारोबार करने पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ, मतलब रूस इस्तेमाल नहीं कर सकता डॉलर का। इसके बाद हुआ था कि रुपए में व्यापार होगा, रूपी रूबल ट्रेड होगा, लेकिन रूस ने मना कर दिया, कह दिया कि हमारे पास रुपए का भंडार हो गया है, अंबार लग गया है, हम उसका यूज़ कहाँ करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आप पहले तो उसने कहा कि युआन में करो पेमेंट। तो इंडिया ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम दिरहम में कर देते हैं, यूएई की जो मुद्रा है वो। और उसके बाद अब रूस ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हमें युआन में ही लेना है, और आखिरकार पेमेंट युआन में करना पड़ा है इंडिया को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एचडीएफसी बैंक और किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी का विलय 1 जुलाई 2023 को हुआ है? आंसर होगा एचडीएफसी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है एचडीएफसी बैंक में, अब ये एचडीएफसी मिल गया है। ठीक है, तो 1 जुलाई को ये विलय हुआ है, और इसी के साथ देश की जो पहली होम फाइनेंस कंपनी थी उसका अस्तित्व अब खत्म हो गया है, और ये भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा विलय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी कीमत इस विलय की 40 अरब डॉलर बताई गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एचडीएफसी के विलय के बाद एचडीएफसी बैंक बाजार मूल्य यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का कौन सा बैंक बन गया है? आंसर होगा चौथा बड़ा बैंक दुनिया का बन गया है एचडीएफसी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है। बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है? तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक ये टॉप 10 बैंक में शामिल हो गया है, और टॉप 4 बैंक बन गया है पूरी दुनिया का। नंबर 1 जो है ना वो है जेपी मॉर्गन दुनिया का, सेकंड है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, थर्ड है बैंक ऑफ अमेरिका, और फोर्थ है एचडीएफसी कंबाइंड, ये बैंक एचडीएफसी। ठीक है, और भारत में तो आप देख रहे हैं कि सबसे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी है, उसके बाद स्थान आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फिर एसबीआई बैंक का स्थान आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला अब टॉपिक लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और हाँ, कई लोग ये सोच रहे होंगे इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो ऐप पर जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ वीकली प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया उनको बताऊँ, बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, और इसके जरिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली पीडीएफ मिलता है करंट अफेयर्स का। वो कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है। तो जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई देख रहे हैं, अगर इसके बारे में ही आपको डिटेल में समझना है विजुअली, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा इससे से रिलेटेड। ठीक है, और मेंबरशिप के जरिए आप इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपीएससी का है, बीपीएससी का, यूपीपीएससी का, सब टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, एसएससी के तमाम एग्जामिनेशन के, और अब तो बिहार टीचर एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट है उसके भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले ही दिन वहां के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर फैसला वापस ले लिया? आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के वनडे कप्तान है तमीम इकबाल, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम का नाम बताएं? आंसर होगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड जीत गई है। और इंडिया का स्थान कौन सा रहा है? 4th स्थान रहा है। तो नंबर 1 नीदरलैंड, सेकंड पे ब्रिटेन, थर्ड पे बेल्जियम, 4th पे इंडिया है, और 5th पे स्पेन रहा है इस बार। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा आदव अर्जुन। ठीक है, ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो अब वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अजीत अगरकर। ठीक है, सीनियर पुरुष चयन टीम, तो उसके अध्यक्ष होंगे अजीत अगरकर, और भी मेंबर हैं जैसे शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरत। ओके, BCCI उसके चेयरपर्सन कौन है? रोजर बिन्नी, सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन, SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस टीम, मतलब किस देश की टीम ने जीता है? आंसर का इसका इंडिया, भारत ने जीत लिया है। फाइनल मैच बेंगलुरु
में हुआ बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में जुलाई में ही अभी। और भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराकर जीता? तो कुवैत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट भारत के किस शहर में आयोजित होगा जिसमें 27 साल बाद विदेशी टीमें भी हिस्सा लेंगी? आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में ये आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित होगा और 24 विदेशी टीमें भी पार्टिसिपेट करेंगी इसमें, 27 साल बाद विदेशी टीम। ठीक है, और इसमें भारतीय सशस्त्र बल और कई टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? आंसर होगा उमा छेत्री। ठीक है, अभी जुलाई में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है फिर से और उसमें इनका नाम है। तो असम की ये पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनको शामिल किया गया है सीनियर टीम में। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, क्या नाम है? मैक्स वर्स्टेपन, उन्होंने ये जीत लिया है। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। और दोस्तों पसंद आ रहा हो एक लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? आंसर होगा राजेंद्र सिंह धट। ठीक है, राजेंद्र सिंह धट। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, तो उन्होंने इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक सप्ताह के दौरान, मतलब उस समारोह के दौरान ये अवार्ड दिया है। और वो यानी राजेंद्र सिंह धट जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध लड़ने वाले अंतिम जीवित जो सिख सैनिक हैं उनमें से वो एक हैं, 101 वर्ष के हैं वो। और अब इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, सूचकांक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है? नंबर 1 आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगर टॉप 5 देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट है। नंबर 1 आइसलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आयरलैंड, फोर्थ पे न्यूजीलैंड है और फिफ्थ पे ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, यूरोपीय देश है ये। अब इंडिया की बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक बताएं। आंसर होगा 126 इंडिया की रैंक है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने ये रिपोर्ट जारी की है। 163 देशों की रैंकिंग है इसमें। ठीक है, पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं इंडिया से खराब स्थिति म्यांमार और पाकिस्तान की ही है, बाकी पड़ोसियों की बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अब दोस्तों साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? मंथ, आंसर का जून 2023, यानी पिछले महीना जो था पिछला, वो सबसे गर्म रहा है मानव इतिहास का। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने ये जारी की है 6 जुलाई को। और वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ये महीना जून वाला सबसे गर्म रहा है। इस दौरान जमीन और समुद्र दोनों का तापमान असामान्य रूप से हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, डेज की भी बात है, सबसे गर्म दिन कौन सा है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा थ्रेड्स। ठीक है, मेटा के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। तो उन्होंने ये 5 जुलाई को ये थ्रेड्स नाम का ऐप लॉन्च किया है और ये ट्विटर के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। ट्विटर के CEO कौन है? ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन होगा, केंद्रीय संचार मंत्री ने 3 जुलाई 2023 को भारत 6G अलायंस लॉन्च किया। 6G अलायंस, तो इसके अध्यक्ष का नाम बताएं। आंसर होगा NG सुब्रमण्यम। ये कौन है? ये TCS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ओके, तो ये उद्घाटन समारोह का फोटोग्राफ देख रहे हैं, 3 जुलाई को उद्घाटन हुआ है। और एक सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाया गया है और इसमें
टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग से जुड़े हुए लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग और केंद्र सरकार उनसे जुड़े हुए मंत्री अधिकारी, उन सब का मिला जुला ये एक गठबंधन है जो कि 6G को और बेहतर करने में मदद करेगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत 6G अलायंस लॉन्च करके भारत ने वर्ष 2030 तक दुनिया के 6G IPR यानी बौद्धिक संपदा अधिकार उसका कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 10%। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जितना भी पेटेंट होंगे 6G से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड 6G के, तो उसका 10% इंडिया में रहना चाहिए। इंडिया के लोगों द्वारा, इंडिया की कंपनियों के द्वारा ये पेटेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक यानी पिछले महीने तक, जून तक 200 लगभग पेटेंट जो है ना वो इंडिया ने हासिल किए हुए हैं 6G से रिलेटेड। अब योजना यानी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के सेमी ऑटोनोमस प्रांत जंजीबार में IIT का पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने को MOU साइन हुआ है? ओके, आंसर होगा तंजानिया। ठीक है, ये तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया में यहाँ पर जंजीबार एक द्वीप है जो कि सेमी ऑटोनोमस ये एक प्रांत है वहाँ का। ये सेमी ऑटोनोमस प्रांत का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर एक सरकार भी है, वहाँ एक राष्ट्रपति भी हैं और वो हालांकि तंजानिया गवर्नमेंट के अंडर में। तंजानिया में भी राष्ट्रपति है, वहाँ भी संसद है, वहाँ भी सरकार है, लेकिन यहाँ भी है और ये इस सरकार इस संसद के अंडर में है। ओके, इसको बहुत सारे फैसले लेने का अधिकार है जंजीबार को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस IIT का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोलने के लिए MOU साइन हुआ है? आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, तो IIT मद्रास। भारतीय विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर, वो वहाँ अब देख रहे हैं फोटोग्राफ में, तो उन्हीं की मौजूदगी में ये साइन हुआ, MOU साइन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? आंसर होगा चेन्नई। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के DGP शैलेंद्र बाबू ने किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, उसका महानिदेशक दूसरी बार किसे चुना गया है? कौन बने? आंसर होगा क्यू डोंगयू। क्या नाम है? क्यू डोंगयू। ये चीनी हैं, मतलब चीन के हैं मूलतः, तो इनको दोबारा डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, चुना गया है इनको। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन, उसका 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बना है? तो आंसर होगा ईरान। ईरान 9वां सदस्य अस्थायी रूप से बन गया है। हालांकि पिछले साल ही इस बात की घोषणा हुई थी, लेकिन इस बार की जो समिट हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तमाम राष्ट्राध्यक्षों की जो SCO से रिलेटेड है, उसमें इसे शामिल किया गया है अस्थायी तौर पर। ठीक है, अस्थायी सदस्यता का वो दे दिया गया, उसको दर्जा दे दिया गया। तो अगर हम देखेंगे ना कि कौन कौन से देश हैं जो कि SCO के अस्थायी सदस्य हैं, तो ये जो डार्क कलर में दिख रहा है ना, वो सब अस्थायी सदस्य हैं यहाँ पर। कौन कौन है? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, ये है किर्गिस्तान, ठीक है, ये ताजिकिस्तान है, ये वाला ब्लू वाला, उज्बेकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान और अब ईरान हो गया। तो ये सब है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और PDF में सब कुछ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बताएं। आंसर होगा सुरक्षित SCO यानी सिक्योर SCO, ये था थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में हुई SCO समिट के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में SCO सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? आंसर होगा अलमाटी। ठीक है, वो कजाकिस्तान का एक शहर है और उससे
ये घोषित किया गया सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली जो समिट होने वाली है, यानी अगला जो अध्यक्षता मिला है एससीओ का, वो कजाकिस्तान को मिला है। तो उसी के शहर अलमाटी को ये सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया हुआ। वैसे अगर सवाल हो कि एससीओ की पहली ऐसी राजधानी जो कि सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है तो कौन सी है, तो वो है वाराणसी। दोस्तों अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन होगा, ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है? आंसर होगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में ये तीसरा खोला जाएगा। पहला जो है ना वो है दिल्ली में, दूसरा चेन्नई में है और तीसरा अब मुंबई में खोला जाएगा। देखिए, ताइवान के साथ इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, राजनयिक संबंध नहीं है चीन की वजह से। इंडिया ने पहले ही घोषणा की हुआ है वन चाइना पॉलिसी, और तो इस वजह से ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया नहीं रख पा रहा है। इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देश हैं ऐसे दुनिया भर में जो कि ऐसा कर रहे हैं। तो ताइवान क्या कर रहा है, वहाँ इंडिया में और दुनिया भर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलता है, और वही उसका दूतावास और काउंसलेट के रूप में काम करता है। ठीक है, ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। राजधानी है ताइपे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और ये अब डेज से रिलेटेड यानी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, और हम लोग इस वीकली करंट अफेयर्स के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे। आंसर होगा 7 जुलाई को आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। आंसर होगा 7 जुलाई को, क्षमा करना इसी के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1977 में इस दिवस की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में इस दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 जुलाई को मनाया जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और प्लास्टिक को, एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 100 से 500 साल लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जुलाई को। जूनोसिस क्या है? संक्रामक रोग जो जानवरों से मनुष्यों तक पहुंचते हैं, तो उस डिजीज को जूनोसिस डिजीज कहते हैं, और सबसे बड़ा खतरा इन्हीं सबसे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। आंसर होगा 1 जुलाई को। और 2023 की थीम क्या है? सतत विकास के लिए सहकारिता, यानी कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और भारत के केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। ठीक है, गृह मंत्री के साथ साथ वो सहकारिता मंत्री भी हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह का। और अब कल से डेली का वीडियो जरूर देखिए, उसमें डिटेल में बात करते हैं, मैप, एनिमेशन, सब कुछ के साथ, और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तमाम स्टूडेंट का, ऐसा कहना है सबका, मुझे भी लगता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।